नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिंबल चैप्टर पढ़ा रही थी। पार्ट 3 पढ़ाऊंगी आज मैं पार्ट 3 है वो पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड है या फिर जिनको भी इलेक्ट्रिकल सिंबल पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक स्टार्ट किया था? यहाँ तक पढ़े थे ना ये। यहाँ ये हो चुका था। सॉकेट 2 पिन और 3 पिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि सॉकेट 2 पिन और 3 पिन, इसका ये सिंबल है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 पिन की बात करेगी तो 2 पिन में ये यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा लाइन टाइप से यहाँ पे होगा। ठीक है, और 3 पिन का बात करेगी तो तीनों में गोला होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2 पिन सॉकेट होता क्या है। ओके, तो देखिए 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, तो 2 पिन मतलब हो गया। 2 पिन का मतलब क्या हुआ कि 2 पिन वाले सॉकेट। 2 पिन वाले सॉकेट मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ केवल क्या कह रहेंगे, केवल इसमें लाइन होगा। ठीक है, जो लाइव फेज होता है, ठीक है, लाइन फेज जो होता है वो होगा, और एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक क्या होगा, एक हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल दो होगा। ठीक है, एक तो लाइन होगा जिसको फेज वायर बोलते हैं, एक न्यूट्रल होगा। ठीक, हम लोग इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो जो भी आप मोबाइल चार्जर देखते हैं, मोबाइल के चार्जर में, रेडियो में, जो छोटा बल्ब, जो भी बल्ब होता है उसमें, छोटा छोटा बल्ब में, ट्रिमर में, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों का थर्ड पॉइंट क्या होता है, एक अर्थ। तो अगर इसमें अर्थ नहीं होता है, ठीक, मतलब ये 3 पिन का मतलब क्या हुआ, 3 पिन का मतलब हो गया एक लाइव होता है, एक हमारा न्यूट्रल होता है, और ये जो सॉकेट होती है, ये जो पिन होता है, ये अर्थ को दिखाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है वो अर्थ पॉइंट नहीं होता है। तो अर्थ पॉइंट, अर्थिंग इसमें नहीं होता ना। तो इस ये 2 पॉइंट सॉकेट में अगर अर्थिंग नहीं है, तब क्या हो सकता है कि करंट अगर कहीं पे भी लीक हुआ ना, करंट अगर थोड़ा सा भी लीक होता है तो हम लोगों को झटका लग सकता है। ठीक है, और 2 पिन वाले में भारी 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 मशीन, जो हैवी मशीन होते हैं, उसमें ये असुरक्षित होता है। ठीक है, मतलब ये सुरक्षित नहीं होता, मतलब हम लोगों को। तो 2 पिन और 3 पिन कंप्लीट हुआ। ठीक है, बस 3 पिन में याद रखना है कि ये जो लाइव होता है वो करंट को सप्लाई करता है, इसमें एक न्यूट्रल होता है, ये करंट को वापस करने का रास्ता होता है इसका, और ये जो अर्थ होता है ये सुरक्षा के लिए होता है। तो जो भी लीकेज करंट होता है ना, वो हमारे ज़मीन को भेज देता है। ठीक है, ये हमारा 5 एम्पियर या 15 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर या 15। ओके, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि इसमें जो 3 पिन सॉकेट में जो इसमें ना 3 पिन से सॉकेट में ये 5 एम्पियर का भी होता है, और ये 15 एम्पियर दोनों का हो सकता है। लेकिन ये जो 5 एम्पियर का होता है वो लाइट लोड के लिए होता है। ठीक है, हल्का लोड के लिए होता है। लेकिन ये जो 15 एम्पियर होता है ये भारी लोड के लिए होता है। लेकिन ये जो 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट जो होता है, इसका रेटिंग हमेशा 5 एम्पियर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 एम्पियर होगा, वोल्टेज बोलेगा तो कितना, 230 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एसी 230 वोल्ट। एसी किस में यूज़ करेंगे हम लोग? मोबाइल चार्जर में यूज़ करते हैं 2 पिन का, टेबल लैंप वगैरह, रेडियो वगैरह, ये सब मतलब छोटे उपकरण में हम लोग 2 पिन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें अर्थ नहीं होता है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं होता है। लेकिन 3 पिन में 5 एम्पियर बोलेगा तो हल्का लोड के लिए, और 15 एम्पियर बोलेगा तो भारी लोड के लिए। ठीक है, 5 एम्पियर हल्का लोड मतलब क्या, जिसमें टीवी चलेगा, आपका कंप्यूटर है वो चलेगा, मिक्सचर चलेगा। लेकिन ये जो आपका 15 एम्पियर वाला है, इसमें फ्रिज चलेगा, गीज़र जो है वो चलेगा, एसी चलेगा, वॉशिंग मशीन, ये सब जो होता है वो 15 एम्पियर में आता है। क्योंकि इसमें अर्थ होता है ना, तो अर्थ जो होता है वो ज़्यादा सुरक्षा इसमें रखता है। ठीक है, बस इतना ही आप सॉकेट में ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सीलिंग रोज, ये भी 2 पिन और 3 पिन है। हाँ, इसका पहले आप डायग्राम देख सकते हैं सॉकेट का ना, सॉकेट का मैंने डायग्राम दिखाया है।
देखिए ये है हमारा 2 पिन सॉकेट, ठीक है, इसके बारे में है, ये आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सब तो देख चुके थे। ये है, ठीक है, देख लीजिए कहाँ का फेज होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें अर्थिंग नहीं होता, हल्के उपकरण में होता है, मोबाइल, रेडियो, ये सब में, ये सब ध्यान रखिएगा। ये 3 पिन सॉकेट, ये तो आप देखेंगे होंगे, ठीक है। देखिए ये है हमारा सीलिंग रोज, ओके, ये जो होता है ये हमारा सीलिंग रोज है, ठीक है। ये भी 3 पिन मतलब फेज, न्यूट्रल, अर्थ तीनों। और यहाँ पे लिखा है कि 2 पिन सीलिंग रोज का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुत कम जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग 3 पिन का यूज़ करते हैं। मतलब कि देखिए इसमें 2 पिन का मतलब क्या हुआ, 2 पिन, 2 पिन, 2 पिन है, 2 पिन का मतलब क्या हुआ, 2 पिन है, 2 पिन का मतलब है इसमें एक लाइव होगा और एक इसमें न्यूट्रल होगा, ठीक है। जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब, एलईडी, ट्यूबलाइट, और 3 पिन सॉकेट है वही लाइव होता है, न्यूट्रल होता है और अर्थ होता है, ठीक है। मतलब सीलिंग रोज का मतलब क्या हुआ, जो छत पे है ना, छत पे लगा हुआ ना एक छोटा सा सॉकेट होता है, ठीक है, जिससे लाइट हो गया, फैन हो गया, वो सबको करंट मिलता है और ये सुरक्षित, मतलब इसका कनेक्शन जो होता है इसमें सुरक्षित होता है, यही वाला है। तो कहाँ लगाया जाता है, तो कमरे के छत पे लगाया जाएगा, ठीक है। यहीं से लाइट या फैन जो होता है वो लटका दिया जाता है, बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ओके, ठीक है। तो सीलिंग रोज का ये डायग्राम आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बीच में है और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये 3 वाले में 3 है। अब नेक्स्ट आता है आपका फ़ैन रेगुलेटर। तो फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल ये ऐसा होता है, ठीक है। ये तो ध्यान जानते हैं कि फ़ैन रेगुलेटर क्या है, कि तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे जो फ़ैन होता है ना, फ़ैन के स्पीड को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब ये फ़ैन का स्पीड ज़्यादा का मतलब क्या, जो भी वोल्टेज है और जो भी पावर है उसको कंट्रोल करता है ना, उसको नियंत्रित करता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखा जाता है ना कि फ़ैन रेगुलेटर का कभी कभी ना टाइप पूछ देता है, तो एक ना रेजिस्टेंस टाइप होता है और एक ना इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है, एक रेजिस्टेंस टाइप होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है। तो रेजिस्टेंस टाइप वाले में जो भी पुराना, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध टाइप होता है, और एक जो भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ठीक। तो ये जो होता है ना, ये जो भी पुराना मॉडल का जो हम लोग देखते थे ना, वो वाला रेजिस्टेंस टाइप में आता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक। और इसमें बिजली जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसमें खपत होती है, लेकिन इसमें जो होता है वो कम गर्म होता है, और इसमें जो बिजली खपत होती है वो भी हमारा कम होता है, ठीक। इसका रेटिंग पूछ सकता है, हमारा रेटिंग क्या क्या आता है फैन रेगुलेटर का। तो इसका लगभग रेटिंग मतलब करंट रेटिंग ना, करंट रेटिंग जो होता है 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के लगभग आता है, और वोल्टेज बोलेगा तो 230 वोल्ट तक हो जाएगा, ठीक है। उपयोग बोलेगा तो सीलिंग फैन के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और हाँ, इसमें कनेक्शन अगर पूछा जाएगा तो कनेक्शन में भी ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइव वायर होता है ना, जो भी आप लाइव वायर दे हो, ये रेगुलेटर के साथ आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, रेगुलेटर के साथ कनेक्ट करोगे और उससे ये फ़ैन का कनेक्शन होगा। और जो न्यूट्रल वायर जो आता है ना वो सीधे फ़ैन से कनेक्शन होगा, ठीक है। लाइव वायर जो रेगुलेटर से, और रेगुलेटर का कनेक्शन फिर फ़ैन के साथ, और न्यूट्रल का सीधा कनेक्शन फ़ैन के साथ होता है, ठीक है। और जो भी अर्थ होता है, जो फ़ैन का बॉडी होता है, उसको हम लोग अर्थ कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा लैंप। तो लैंप का सिंबल को ध्यान रखना है, ये ऐसे गोल है, इसमें क्रॉस सा साइन रखते हैं, ठीक है, ये लैंप हुआ। तो लैंप क्या होता है, लैंप के बारे में अगर बोलोगे तो क्या बोल सकते हैं हम आप लोग, कि यह जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है ना, बिजली जो ये जो होता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो लाइट एनर्जी में बदलता है, मतलब जो बिजली ऊर्जा है, ठीक है, उसको वो प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। किसको बदलेगा, तो जो भी आप बिजली ऊर्जा दे रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, बिजली ऊर्जा जो दे रहे हो उसको वो किस में बदला, तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रकाश ऊर्जा है उसमें बदलता है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं लैम्प का, तो घर में, स्कूल, ये सब में यूज़ करते हैं। बस याद रखना है कि इसका कार्य अगर पूछेगा तो बिजली दिया तो ये प्रकाश उत्पन्न हुआ, तब ये क्या हो जाएगा, अंधेरे में रोशनी देगा, ठीक। और फिर हम लोग ना ढेर सारा इसका टाइप पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप लैम्प का ना, ढेर सारा टाइप होता है। जैसे पहला इनकैंडेशन लैम्प होता है, ठीक है, इनकैंडेशन लाइट, डेशन लाइट, ये क्या होता है हमारा इनकैंडेशन बल्ब। तो ये क्या होता है ना हमारा,
जो नहीं घर में पहले ज़माना में हम लोग यूज़ करते थे 100 वॉट वाला जो लैंप होता था, जो येलो कलर का लाइट देता है, ठीक है, वही इनकैंडेसेंट लाइट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट होता है ना, बस एक ना बल्ब का अलग से क्लास ही हम ले लेंगे। एक क्या होता है कि इसमें जो फिलामेंट हो ना, ये फिलामेंट से हम लोगों को लाइट देता है, ठीक है। इसमें बिजली का खपत ज़्यादा होता है, इनकैंडेसेंट वाले में 100 वॉट वाला बल्ब में नहीं बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होता था, और इसका अब हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला इनकैंडेसेंट हुआ। दूसरा हम लोग फ्लोरेसेंट टाइप पढ़ते हैं, जो ट्यूबलाइट होता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक ट्यूबलाइट पढ़ते हैं, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प पढ़ते हैं जिसको CFL बोलते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना फॉस्फोर का कोटिंग किया जाता है, फ्लोरेसेंट बोलेगा ना तो इसमें फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, ठीक है। इसी में हमारा बेलास्ट का ज़रूरत होता है, बेलास्ट जिसको चोक बोलते हैं उसका ज़रूरत होता है, ठीक है ना। और ये जो CFL होता है वो ट्यूबलाइट का ही छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो भी हम लोग CFL पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, बिजली जो होता है ना, बिजली का खर्चा जो होता है वो कम होता है हम लोगों का, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ट्यूबलाइट का ही छोटा कॉम्पैक्ट वर्जन है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट वर्जन है हमारा CFL होता है, ठीक। और कौन कौन लैम्प पढ़ते हैं, और हम लोग LED पढ़ते हैं, ठीक है, मरकरी वेपर लैम्प पढ़ते हैं, सोडियम वेपर लैम्प पढ़ते हैं। तो एक लैम्प का अलग से हम लेक्चर ही ले लेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा लैम्प का फिगर क्या है, ये ऐसा सिंबल आ जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल रेजिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे सामान्य प्रतिरोध है, इसका सिंबल हम लोगों को ये ध्यान रखना है। तो रेजिस्टेंस हम लोग तो जानते ही है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या, प्रतिरोध क्या होता है, जो किसी चालक में, मतलब किसी भी कंडक्टर होता है उसमें, किसी चालक में जो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसके प्रवाह को विरोध करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वह गुण होता है जो किसी चालक में, किसी कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट मतलब इकाई, इसका इकाई क्या होता है, तो ये हमारा ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। इसको हम लोग ओम ऐसे लिखेंगे और इसका यूनिट ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है, ओम होता है, ठीक है। अब हम मापेंगे कैसे इसको, ठीक है, रेजिस्टेंस को, तो हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा माप सकते हैं, ओम मीटर के द्वारा माप सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग इसको मापेंगे, ओम मीटर है उसके द्वारा हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। इस सब के नियम, एक हमारा ना ओम का नियम पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, ओम का नियम पढ़े होंगे। तो ओम का नियम हम लोग का क्या पड़ता है, मतलब ओम्स लॉ, ठीक है, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो बस ओम्स लॉ में ध्यान रखिएगा, V=I/R होता है, ठीक है। V=I/R मतलब क्या, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब V=I/R, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा तब क्या होगा, हमारा करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा ना, मतलब आई आर बराबर अगर निकालोगे तो क्या V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। मतलब क्या, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस को घटाओगे तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना हम लोग का। उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस का टाइप, ठीक है, मतलब प्रतिरोध का टाइप, प्रतिरोध का प्रकार कितना प्रकार का होता है। तो एक फिक्स्ड प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग स्थिर प्रतिरोध कहते हैं, और एक हमारा वेरिएबल प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग परिवर्तनीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। परिवर्तनीय ऐसे लिखा होता है, परिवर्तनीय, देख लीजिएगा, ठीक है। एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है, एक फिक्स्ड प्रतिरोध होता है। फिक्स्ड प्रतिरोध मतलब कि आपका ना मान जो होगा ना, जो भी वैल्यू का मान वो बदलेगा नहीं, मतलब आप मार्केट में जाएंगे, इसमें अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 ओम ही रहेगा, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। इसका जैसे फिक्स्ड रेजिस्टेंस में कौन कौन आता है, तो कार्बन का प्रतिरोध जो होता है वो फिक्स्ड में आता है, एक वायर वुंड प्रतिरोध होता है वो हमारा फिक्स्ड में आता है, वायर वाउंड प्रतिरोध ये फिक्स्ड में आता है। लेकिन परिवर्तनीय में क्या होता है कि इसमें वैल्यू बदलेगा, ठीक है, वैल्यू बदलेगा, जैसे जैसे आप उसका नॉब को घुमाओगे ना वैसे वैसे बदलेगा। जैसे कि इसमें रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर जैसे कि हम दिखा रहे हैं, एक मिनट आपको, अच्छा ये सब देख लीजिए, ये हमारा
और सीलिंग रोज के बारे में था, ये रेगुलेटर के बारे में था, ये देख लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, है ना। ये वाला जो नॉब है ना, इसको जैसे जैसे आप इधर इधर करोगे तो इसके कारण जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिवर्तन प्रतिरोध वह उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का मान बदला जा सकता है, ठीक है। फिक्स्ड में क्या आ गया हमारा, एक कार्बन प्रतिरोध और एक वायर वाउंड प्रतिरोध, ये फिक्स्ड में आता है। लेकिन अगर परिवर्तनीय में, मतलब परिवर्तनीय मतलब वेरिएबल रजिस्टर का बात करेगा तो उसमें रियोस्टेट आता है, ठीक है। क्या आता है, रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर, ये सब आता है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये सब टाइप हुआ, ठीक। तो ये क्या है, आप लोग लैब में देखे होंगे, ये रियोस्टेट है, ठीक है, ये ओके। देखिए ये इसमें ढेर सारा आपका रजिस्टर का टाइप दिया हुआ है, सिंपल रजिस्टर हुआ, वेरिएबल ऐसा भी आता है। देखिए फोटो रजिस्टर ऐसा होता है, एडजस्टेबल यही हुआ, रियोस्टेट यही हुआ, टैब्ड रजिस्टर ऐसा होता है, थर्मिस्टर हुआ, ये सब रजिस्टर के टाइप है, ये सब आप देख लीजिएगा, ओके। देखिए ये भी है, फिक्स्ड वैल्यू का ऐसा सिंबल हो गया। फिक्स्ड वैल्यू मतलब एक ऐसा है और डायरेक्टली ऐसा है, फिर ठीक है। स्थिर प्रतिरोध रियोस्टेट है, मतलब आपका जो भी रजिस्टर है, प्रतिरोध है, उसमें आप ऐसे वेरिएबल आप चिन्ह लगा दिए, ठीक। पोटेंशियोमीटर ये रजिस्टर है, यहाँ से कोई टैपिंग, इसे पोटेंशियोमीटर में टैपिंग होता है, ठीक है। टैपिंग मतलब यहाँ से आप टैप कर सकते हो तो इतना वैल्यू का आया, यहाँ से करोगे तो इतना वैल्यू का आया, ये सब आया, ठीक है। टैप्ड मतलब देखिए यहाँ इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। थर्मिस्टर में याद रखना ये टेम्परेचर वाला होता है। टैब रजिस्टर वह प्रतिरोध होता है जिसमें विभिन्न बिंदुओं से टैप किए जाते हैं, जिससे एक ही रजिस्टर से कई प्रतिरोध मान निकल सकता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में, पावर सप्लाई में, रेडियो एम्पलीफायर सर्किट में, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में, स्विच के साथ स्टेप कंट्रोल सर्किट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा तो यहाँ पे कौन कौन सा देख लिए, सामान्य प्रतिरोध हम लोग देख लिए, ऐसा साइन होता है सामान्य प्रतिरोध का, ऐसा साइन हुआ, हाँ। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या था कि शंट प्रतिरोध, है ना। हम लोग क्या क्या देख लिए, लीनियर सामान्य देख लिए हम लोग, इसके बारे में वेरिएबल प्रतिरोध देख लिए, इसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ही हमारा ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ये ऐसा टाइपिंग टाइप से डाल दिया, ये वेरिएबल हो गया। और एक ही प्रतिरोध हो गया नॉन लीनियर और लीनियर, ठीक है। और ये एक हुआ शंट प्रतिरोध। तो ये जो शंट प्रतिरोध है ना, ये क्या होता है, ये ना बहुत एक, ये क्या होता है ना कि बहुत कम, मतलब लो रेजिस्टेंस वाला जो प्रतिरोध होता है ना, मतलब ये जो शंट प्रतिरोध होता है उसका याद रखना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा बहुत ही लो होगा। मतलब इसको समांतर कर में जोड़ते हैं, जैसे कि ना ये अमीटर में, ठीक है, अमीटर में ये, ठीक है, ये अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, अमीटर का रेजिस्टेंस सपोज कीजिए RM हुआ, ठीक है, मीटर का रेजिस्टेंस, तब इसमें RSH यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस हम लोग देते हैं, ठीक है। ये इसका मान जो वैल्यू होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। और ये जो भी यहाँ से करंट आएगा ना, करंट को बांटने के लिए, ठीक है, यहाँ और यहाँ करंट को बांटने के लिए समांतर में लगाया जाता है, उसी को हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, शंट प्रतिरोध अगर क्या हुआ कि जो अधिक से अधिक मतलब इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को बाईपास किया ना, जैसे कि आप ये यहाँ से ऐसे आप सर्किट एक समझिए, ये आपका बेसिक जो भी मीटर है, RM मीटर का, जैसे कोई भी मीटर लगा रहे हैं, अमीटर लगाए तो अमीटर है, ठीक है। ये RSH हुआ शंट का रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से आप करंट फ्लो किए तो यहाँ से क्या हुआ, ISH गया और यहाँ से आपका IM गया, ठीक है। तो ये क्या किया, शंट का रेजिस्टेंस कम हुआ, बहुत कम हुआ। तो शंट रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो सारा का सारा करंट तो इधर आ रहा है ना, इधर तो बहुत कम करंट जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो रीडिंग आता है ना मीटर में, वो मतलब नहीं, ये तो अमीटर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, वो संवेदनशील होता है ना, तो इससे ये नुकसान, एक्स्ट्रा करंट चला जाएगा तो ये नुकसान करेगा। इसीलिए ये क्या करता है कि कम करंट को ना हम अमीटर में भेजता है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट को शंट के थ्रू ये भेज देता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, शंट प्रतिरोध का यूज़ हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग अमीटर में करते हैं, ठीक है। अमीटर क्या है, तो करंट को मेजर करने वाला एक डिवाइस होता है, ठीक है, इसको अमीटर भी कहते हैं, ठीक है, करंट मापन सर्किट होता है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ ना
कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, मतलब एक लीनियर रेजिस्टेंस होता है जिसको रेखीय प्रतिरोध कहते हैं। मतलब रेखीय प्रतिरोध मतलब क्या, V इज इक्वल टू आई आर देखते हैं ना हम लोग, तो जैसे जैसे अगर हम लोग V बढ़ा तो क्या हुआ, I भी बढ़ता है। जैसे ये ग्राफ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, V और I के बीच में अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, लीनियर प्रोपोर्शनल, जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। लेकिन ये, ठीक है, ये क्या हुआ, तो ये जो है लीनियर वाले में मतलब रेखीय प्रतिरोध में जो है, रेखीय प्रतिरोध किस में फॉलो करता है, तो इसी में जो ओम्स का नियम होता है ना वो फॉलो करता है। जैसे कि आपका कार्बन रजिस्टर हो गया, वायर वुंड रजिस्टर हो गया, ठीक है, ये सब रेखीय प्रतिरोध में आता है, ठीक है। मतलब इसमें ओम्स लॉ फॉलो कर रहा, ओम्स लॉ फॉलो करना मतलब जो V और I के बीच का रिलेशन है वो सीधा हो रहा है, ठीक है। लेकिन नॉन लीनियर वाले में क्या होता है, नॉन लीनियर वाले में क्या होता है कि जो V और I का ग्राफ है ना वो सीधा ना मिलेगा, मतलब ये कर्व टाइप से बनेगा, ठीक है। जैसे वोल्टेज है या करंट, अगर ये बढ़ा रहे तो ये कर्व टाइप से बढ़ा, ठीक है, मतलब सीधा नहीं प्रतीत होगा या सीधा नहीं होगा, उसी को नॉन लीनियर रजिस्टर बोलेंगे या फिर अरेखीय प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। इस पर हमारा क्या हो जाएगा, इस पर ओम्स लॉ जो भी हम लोग डालते हैं, ओम्स लॉ ये जो होगा ये अरेखीय, इसके बारे में बता रहा ना, ये जो होता है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक। अब इसमें क्या, इसमें इसका एग्जाम्पल में क्या क्या था हमारा, नॉन लीनियर प्रतिरोध में क्या क्या आता है, एक हमारा थर्मिस्टर हो सकता है, ठीक है, थर्मिस्टर हो सकता है। मतलब इसमें तापमान बदलने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना वैसे वैसे रेजिस्टेंस इसमें ये जो होता है वो चेंज होगा। अब देखिए कैसे चेंज होगा हमारा, तो अगर पहला केस कंडीशन ये का आया, मेटल का आया, सपोज कीजिए तापमान इफेक्ट वाले में क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ तापमान में क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तब क्या होगा, अगर मेटल का केस आया मतलब कोई धातु है, तो धातु में अगर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तापमान बढ़ा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका एक कोई सेमी कंडक्टर आ जाता है, ठीक है, सेमी कंडक्टर का मतलब हो गया कोई अर्धचालक आ जाता है, ठीक है, कोई अर्धचालक हुआ, ठीक है, तो उसमें अर्ध सेमी कंडक्टर मतलब सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब पढ़ते हैं ना, वो सब हो गया हमारा अर्धचालक, ठीक है। तो अगर अर्धचालक में तापमान अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, धातु के केस में और सेमी कंडक्टर के केस में, अर्धचालक के केस में देखा, धातु में टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो कम होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा थर्मिस्टर आता है, ठीक है, थर्मिस्टर जो होता है वो हमारा आता है नॉन लीनियर में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि हमारा थर्मिस्टर पहले हम लोग देख लें, थर्मिस्टर दूसरा देख लेंगे, रॉ है ना थर्मिस्टर, ठीक है, दूसरा देख लेंगे वेरिएस्टर, वेरिएस्टर में क्या होगा, तो इसमें वोल्टेज बदलेगा तब इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। इसी का वेरिएस्टर का ही यूज़ ना सर्ज प्रोटेक्शन जो होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये और एक है प्रतिरोध। तो सारे टाइप से आपका रजिस्टर मैं क्लियर कर दी हूँ, ठीक है। अब शंट हो गया, टैप्ड प्रतिरोध तो जान ही रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे है। समंजनशील मतलब अगर यहाँ ये वाला सेट करना है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ सेट कर लीजिए, इतना अगर रजिस्टेंस चाहिए तो इतना, कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा चोक कॉइल। तो ये जो चोक कॉइल है ना, ये कुछ नहीं, एक प्रकार का ये इंडक्टर ही होता है, ठीक है। ये ऐसा वाला जो इंडक्टर है ना, एक प्रकार का ये चोक कॉइल मतलब क्या, ये एक प्रकार का इंडक्टर ही हुआ, जो कि क्या करेगा, एसी सर्किट में जो भी करंट आया ना उसको वो नियंत्रित करता है, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग कि ये जो है एसी सर्किट में ये धारा को सीमित कर रही है, ठीक है। जो भी करंट है ना एसी सर्किट में जो भी करंट है उसको वो मतलब धारा को वो क्या करती है, सीमित करती है, मतलब ये सीमित करती है, मतलब कि ये लिमिट कर रही है, मतलब कि ये नियंत्रित कर रही है, ठीक है। मतलब कि अब ये धारा का लिमिट जो होता है वो क्यों हो रहा है, तो उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण होता है, एक्सेल के कारण। हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव सर्किट होता है ना, उसमें एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl होता है, ठीक है। ये एक्सेल के कारण उसमें, जैसे हम लोग का नॉर्मल सर्किट में क्या रेजिस्टेंस के कारण हमारा धारा का ये प्रवाह कम या ज़्यादा हो रहा था, इसमें रिएक्टेंस के कारण ये नियंत्रित करती है, ठीक है। मतलब ये याद रखिएगा कि जो भी चॉक कॉइल है, चॉक कॉइल का काम क्या हुआ, तो ये एसी करंट को सीमित कर रही है, मतलब कि लिमिट कर रही है किसके कारण, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण, ठीक है। और इसी के कारण जो होता है ना ये सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना वो
इसी के कारण होता है। रजिस्टर्स में हम लोग क्या देखे थे, रजिस्टर में देखे थे कि बहुत ज़्यादा हीट लॉस होता है, ठीक है, हीट लॉस होता था ना, लेकिन ये इसमें चोक कॉइल के कारण जो होता है उसमें हीट लॉस जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, कम होता है, ठीक, जो भी हीट लॉस होता है वो हमारा कम होता है। तो हम लोग कहाँ कहाँ चोक कॉइल का यूज़ करेंगे, तो देखिएगा ट्यूबलाइट जो नहीं फ्लोरेसेंट लैम्प पढ़ते थे, फ्लोरेसेंट लैम्प के पीछे एक नहीं चोक बना होता रहता था, वही हमारा चोक लैम्प होता था, ठीक है। इसमें पावर सप्लाई में भी, रेडियो सर्किट में भी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बहुत सारे सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब एक नॉर्मल क्या होता था कि एक ना कॉपर वाइंडिंग का ना ये ऐसे ऐसा ऐसा वाला होता है, ठीक है, कॉपर वाइंडिंग का होता था, ठीक है। ओके, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे है, दिए है फिगर मैंने, मिनट, देखिए ये हुआ है ना, यही हुआ चोक कॉइल हमारा, ठीक है। इंडक्टर, चोक कॉइल को हिंदी में चोक कॉइल या प्रेरक इंडक्टर कहते हैं। यह एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो एसी धारा का विरोध करती है और डीसी धारा को जाने देती है, ठीक है। देखिए ढेर सारा इंडक्टर सिंबल में एयर कोर आया, एयर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, आयरन आएगा तो यहाँ पे 2 ठो ऐसा सिंबल आ जाएगा, ठीक है, 2 ठो ये ऐसा वाला सिंबल आ गया, ठीक है। ये फिर हमारा फेराइट, फेराइट में डॉट 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 वाला होता है, वेरिएबल कोर आएगा तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। देखिए यही है इंडक्टर, इंडक्टर थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें के बीच में। अब इंडक्टर में और थोड़ा सा चोक कॉइल के बीच में आप डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब ये मतलब कि आप चोक कॉइल को देख लीजिए। चोक कॉइल क्या किया कि जो भी एसी करंट आता है उसको वो ये किया ना, लिमिट किया ना, लेकिन ये क्या किया, जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना उसमें ये ऊर्जा को संग्रहण करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो भी इसमें आप करंट दे रहे हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इंडक्टर का बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बना उसमें ये ऊर्जा को स्टोर करता है, ये इंडक्टर का ये काम है, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बोलेगा ना तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। पहला तो बोल सकते हैं हम लोग चोक कॉइल में क्या बोल सकते हैं कि ये एसी करंट को सीमित किया, ठीक है, एसी करंट को ये सीमित किया, लिमिट किया। और इंडक्टर क्या किया, तो ये इंडक्टर जो है वो ऊर्जा को संग्रहण किया, ठीक है, जो भी एनर्जी आया ना उसको वो स्टोर किया, किस फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जो भी ऊर्जा आया उसको वो स्टोर किया हमारा इंडक्टर, और ये एसी को लिमिट किया, ठीक। चोक कॉइल का यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो ट्यूबलाइट में कर सकते हैं, जो भी पावर सप्लाई है उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टर का यूज़ हम लोग फिल्टर में करते हैं, ठीक है, ये सब में ध्यान रखिएगा, ओके। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चोक कॉइल है इसमें जो पावर लॉस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और ये इंडक्टर जो होता है ना कि डिज़ाइन पे निर्भर करता है कि किस टाइप से डिज़ाइन किया है। जैसे यहाँ पे देखिए है ना, इंडक्टर एयर कोर रहेगा तो बहुत कम लॉसेज होगा, आयरन कोर में ज़्यादा होगा, फेराइट कोर में थोड़ा ज़्यादा होगा, वेरिएबल कोर है तो ये ना डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और चोक कॉइल में तो लॉस कम होता ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ओके। तो इसका फिगर संधारित्र का हम लोगों को देखना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये छोटा सा ऐसा, ये ऐसे करके बना हुआ रहेगा, नहीं तो फिर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है। इसमें देख लिया चोक कॉइल ये हो गया, प्रेरक ये हो गया, वेरिएबल बोलेगा तो वेरिएबल चोक ऐसा हो गया, ठीक है, वेरिएबल प्रेरक या चोक ऐसे ही हो गया। संधारित्र में हम लोग देख लें कि कैसा होगा, 2 बस ये जो 2 प्लेट होगा, ठीक है, ये ऐसा थोड़ा टिल्टेड होगा, नहीं तो ये होगा, और वेरिएबल में बोलेगा तो वेरी करवा देंगे हम लोग, ठीक है। इसमें भी ढेर सारा टाइप हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह, इसमें भी देखेंगे क्या क्या, एक हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में से बताया ना, तो याद रहे इलेक्ट्रोलाइटिक रहेगा तो इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए संधारित्र होता क्या है, ठीक है, मतलब संधारित्र को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो ये ना ये क्या करता है कि बिजली का जो भी चार्ज होता है ना उसको वो स्टोर करके रखता है,
ठीक है, वो स्टोर कर सकता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली के चार्ज को स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़े तो ये सर्किट में वापस से छोड़ देता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हुआ, जब चार्ज किया, जैसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ ना, तो इसमें एक प्लेट में पॉजिटिव एक में नेगेटिव होगा। मतलब ये दो प्लेट हुआ, मतलब ये जो दोनों प्लेट है ये क्या चीज़ का बना होगा, ये कॉपर का बना हुआ होगा या फिर एल्युमिनियम का बना होगा, और बीच में जो होगा वो डाइइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, इसको डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है कि दो प्लेट के बीच में जो इंसुलेटर मीडियम है ना, यहाँ पे हम लोग ढेर सारा कोई सा इंसुलेटर, कागज़ रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर नॉर्मल एयर रख सकते हैं, सिरेमिक जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक रख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारा इंसुलेटर है ना, तो ये सब है। तो जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, तो एक बार में क्या होता है, देखिए इसमें दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तब क्या किया, जब चार्ज होगा, ठीक है, जब चार्ज होगा तब क्या होगा, तब जब चार्ज हुआ तब चार्जिंग हम किस केस में कहेंगे, ठीक है, हम लोग चार्जिंग जो है वो चार्ज होना, मतलब क्या बोल रहा है कि जब कैपेसिटर में हम लोग वोल्टेज को सप्लाई किए, ठीक है, वोल्टेज पे सप्लाई किए तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जब हम लोग कैपेसिटर को, जब ये सर्किट को कोई दूसरा सर्किट है इसको हम लोग ये कैपेसिटर से जोड़ दिए, ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये करंट के रूप में बहने लग गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब वोल्टेज सप्लाई देंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक वजह से ये दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें अगर वोल्टेज सप्लाई देंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्जेज आ जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को कोई दूसरे सर्किट से हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, सर्किट से जोड़ दिए, तो ये जो चार्ज जो भी जमा हुआ करंट के फॉर्म में ये फ्लो होने लग गया। ठीक है, इसी में आता है हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, सिरेमिक टाइप से होता है, फिल्म टाइप से होता है, एक टेंटेलम कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ना, ये पोलैरिटी पर डिपेंड करता है, मतलब कि इसमें ना इसमें जो होता है कुछ ज़्यादा ही कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, और ये पोलैरिटी इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो सिरेमिक होता है, सिरेमिक में जो होता है ना, इसके कंपैरिजन में ये छोटा कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और इसमें कोई पोलैरिटी जो होती है वो नहीं होती है। ठीक, लेकिन ये फिल्म कैपेसिटर की बात करेगा तो ये जो होगा वो ज़्यादा ही टिकाऊ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का फिगर हमारा ऐसा है। मतलब कि ना हम लोग संधारित्र को, कैपेसिटर को एक अलग तरीके से समझ सकते हैं। मतलब कि सोचते हैं ना कि ये जो कैपेसिटर है ना एक पानी का टंकी है। ठीक है, ये क्या है, पानी का एक टंकी है। जब चार्ज हुआ, ठीक है, जब चार्ज हुआ तो टंकी जो है ये भर गया। ठीक है, पानी भरना स्टार्ट हुआ, मतलब टंकी में पानी भर गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज में पानी जो है वो निकल रहा है। मतलब अगर एसी है तो एसी मतलब क्या हो गया, नल जो है वो खुला रहना है, एसी में नल खुला रहना है और ये लगातार बह रहा है। ठीक है, लेकिन डीसी है, डीसी के केस में जो टंकी है वो भरना है और धीरे धीरे वो खाली होना है। मतलब कि हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि देखिए, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि डीसी के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि कैपेसिटर को जब हम लोग डीसी वोल्टेज देंगे, ठीक है, कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर है, इसमें अगर हम लोग डीसी वोल्टेज को सप्लाई किए तो पहले करंट बहेगा। ठीक है, पहले करंट बहेगा, ठीक है, फिर कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, करंट बहा तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया कैपेसिटर। अब जैसे ही पूरी तरह से चार्ज हुआ तब उसके प्लेट में पॉजिटिव और नेगेटिव जमा हो जाता है। ठीक, जमा हो गया, उसके बाद जो होगा ना वो डीसी करंट जो भी आ रहा है ना, ये तो पूरा फुल हो गया, तो डीसी करंट जो होता है वो रुक गया। ठीक है, एक बार ही बहा, उसके बाद रुक गया। ठीक, और क्यों, क्योंकि इसके बीच में तो इंसुलेटर है, डाइइलेक्ट्रिक है, तो ये रुक गया। मतलब कि यहाँ पे डीसी सर्किट जो हो गया ना, डीसी के लिए कैपेसिटर कैसा फॉर्मेशन हुआ, तो ये डीसी के लिए कैपेसिटर एक ओपन सर्किट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर जो है डीसी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे करंट बहा
तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, चार्ज हुआ तो पूरी तरह चार्ज हुआ तो पॉजिटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, ये इसका पोलैरिटी चेंज नहीं होता ना, एसी के केस में चेंज होता है लेकिन डीसी में कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे ये मतलब चार्ज हो गया एक बार, उसके बाद वो रुक गया। अब रुक गया तो ये इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो डीसी जो होता है वो ओपन सर्किट के जैसा काम करने लग गया। लेकिन अगर हम लोग एसी का, यही अब बोल रहा है कि एसी का केस में क्या होगा, तो एसी में क्या होता है, लगातार जो होगा वो चेंज होगा ना लगातार यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो हमेशा चेंज होते रहेगा। तो क्या होगा, हर बदलाव के साथ एक बार चार्ज होगा एक बार डिस्चार्ज होगा। चार्ज होगा जब एसी प्लेट पॉजिटिव है तो प्लेट जो होगा वो क्या हुआ, चार्ज हुआ। जब नेगेटिव है तो प्लेट का जो चार्ज होता है वो पलट जाता है, पलट जा रहा है मतलब क्या, लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए एसी करंट को ये कंटिन्यू जो होता है वो गुजरने देता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को जमा करता है, डीसी को जमा करता है, मतलब एक बार चार्ज हो गया तो ये बंद हो गया, ठीक है। लेकिन एसी क्या करता है, एसी करंट को चार्ज डिस्चार्ज करते रहता है, मतलब करंट गुजरता है ये, ठीक है। ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। ये हम टोटल पूरा संधारित्र के बारे में बता दिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सबका आप देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर तो इसका सिंबल हम लोगों को बस ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे है, तो ये ऐसा, ठीक है, ये, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। कैसा होता है, तो ये स्टैटिक मतलब स्थिर ना, स्थिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज हो या करंट हो उसको एक स्तर से दूसरे स्तर मतलब स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करता है, ठीक है, स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या करें, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वोल्टेज और करंट को करेगा लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट पावर डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका काम क्या है, तो ये वोल्टेज को कम किया ज़्यादा किया, ठीक है, स्टेप अप किया या वोल्टेज को कम किया, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, N1 प्रोपोर्शनल टू V1। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, मतलब N1 क्या है, ये प्राइमरी साइड को, ये वाला साइड प्राइमरी साइड हुआ, ये साइड हमारा सेकेंडरी, ये प्राइमरी साइड को दिखाया, ये सेकेंडरी साइड को दिखाया। मतलब जैसे ही प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो हम लोग का वोल्टेज का भी संख्या जो अमाउंट होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह N2 प्रोपोर्शनल टू V1 होता है, ठीक है, V2 होता है। मतलब अगर सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं हम लोग तो यहाँ पे वोल्टेज भी ये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि N1 जब बढ़ा तो V1 बढ़ा, और V1 जब बढ़ा तो हमारा I1 मतलब प्राइमरी का करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि P = VI होता है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट पावर डिवाइस हो गया ना, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट पावर डिवाइस कहते हैं, ओके। और भी ज़्यादा एक्सप्लेन हम ट्रांसफार्मर को जब ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम कर देंगे, ठीक है। इसमें एक प्रकार पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। तो पहला याद रखना है कि एक स्टेप अप हुआ। स्टेप अप मतलब क्या, स्टेप अप मतलब वोल्टेज का बढ़ा रहा है, मतलब प्राइमरी का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, प्राइमरी का जो वोल्टेज हुआ V1 हुआ वो हमेशा कम होता है V2 से, मतलब V2 बढ़ा तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक आता है। स्टेप डाउन का मतलब हुआ, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम करना, मतलब जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो हमेशा ज़्यादा होगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में, है ना। स्टेप डाउन तो डाउन हो गया ना, यहाँ पे ये डाउन हो गया। उसके बाद एक हमारा आइसोलेशन आता है, ठीक है, एक हमारा आइसोलेशन TION एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये वोल्टेज के लेवल को ना तो मतलब वोल्टेज का लेवल जो होता है वो बदलता नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें वोल्टेज का लेवल जो होता है वो बदलता नहीं है,
ठीक है। ये स्टेप डाउन का यूज़ हम लोग कहाँ घर घर में करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में करेंगे, ठीक है, घर में क्यों करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में करेंगे। और इसका यूज़ हम लोग जो भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करेंगे, लैब में यूज़ करेंगे। लेकिन स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या होता है कि आपका ट्रांसमिशन लाइन मतलब हो गया जहाँ से आपका पावर जनरेट हुआ, अब आपको भेजना है। तो नहीं एच टाइप का आप ट्रांसफार्मर, एच टाइप का पोल देखते हैं, ए टाइप का पोल, ये सबसे जो आप करते हैं ना उसमें हाई वोल्टेज में आप ट्रांसमिट करते हो। लेकिन घर पे क्या होता है, घर पे आपका जो भी सब स्टेशन के बाद आपका आता है तो स्टेप डाउन करके आता है ना, तो घर वगैरह में आपका घर के साइड वाला जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन होता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर, डीसी और एसी। मैं आपको ट्रांसफार्मर का फिगर दिखा रही हूँ, एक मिनट, मैंने शायद डाला था। देखिए ये सब ना कैपेसिटर है, ये जो है ना ये सब कैपेसिटर है, ठीक है, दिखाई नहीं थे, ये कैपेसिटर है, संधारित्र है, ठीक है। देख लीजिएगा, सिरामिक टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, माइका है, पेपर है। ओके, ये भी सिरामिक टाइप का है ये, ठीक है। देखिए ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो घर पे ट्रांसफार्मर यूज़ करते नहीं, ये इसके बारे में कंस्ट्रक्शन जब हम ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर बता दिए, एक स्थिर विद्युत यंत्र है जो एसी वोल्टेज को बिना फ्रिक्वेंसी बदले बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसका पार्ट में क्या हो जाएगा, कोर हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। कोर हो गया कि लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग, इनपुट सप्लाई यहाँ से दिया जाता है, सेकेंडरी आउटपुट यहाँ से मिलता है। इसका कार्य सिद्धांत ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेप अप है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाया, स्टेप डाउन, ये एस मतलब सेकेंडरी वोल्टेज और पी मतलब प्राइमरी वोल्टेज। आइसोलेशन मतलब ये सुरक्षा देता है, आइसोलेशन के लिए करते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप लोग जो हम लोग जो है वो भुगता सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। अब आता है देखिए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर ये क्या हुआ, वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक यंत्र हुआ, ठीक, एक डिवाइस हुआ। तो अगर यहाँ पे वी है, ठीक है, वी है, यहाँ पे देखिए सिंबल, यहाँ पे कैसा है, साइन क्या है, कैसा है, ऐसा साइन है ना, ऐसा साइन है, मतलब ये किसको बता रहा है कि एसी वोल्ट मीटर, ठीक है। ऐसा साइन रहेगा तो एसी वोल्ट मीटर और ऐसा साइन रहेगा तो डीसी वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर एक विद्युत मापक यंत्र है जिससे किसी सर्किट के दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज मापा जाता है और इसको समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को कैसा जोड़ा जाता है, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। कोई भी सर्किट से, कोई भी सर्किट है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाएंगे। लेकिन अमीटर बोलेगा तो अमीटर को हम लोग यहाँ पे सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। कोई भी सर्किट से सीरीज में हम लोग यहाँ पे अमीटर को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से पढ़ा दिए हैं। ये ओम मीटर, ये हमारा ओम मीटर आता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को मेजर करता है, ये ओम मीटर हो गया, ठीक है। ओम मीटर के बारे में, ओम मीटर एक ऐसा विद्युत मापक है जिसका उपयोग किसी चालक, रजिस्टर या सर्किट का प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इसका देख लीजिएगा कार्य सिद्धांत वगैरह क्या क्या है, ठीक है। ये है फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक है। ये हर्ट्ज क्या हो गया, ये फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है, ठीक है। जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको मेजर करेगा ये। मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि इसी फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखते हैं ना कि एक सेकंड में कितनी बार बदल रही है, ठीक है। एक सेकंड में जो है कितना कितना बार बदलता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, है ना। मतलब एक सेकंड में एसी सिग्नल कितनी बार बदल रही है, मतलब एसी सिग्नल कितनी बार बदल रही है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना HZ से इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। अगर इंडिया में बोलेगा, भारत में बोलेगा कितना हर्ट्ज का यूज़ करते हैं, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज़ करते हैं। लेकिन ये अमेरिका वगैरह में बोलेगा तो अमेरिका में हम लोग 60 हर्ट्ज जो होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टाइप का आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप आता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप आता है, ये सब देख लीजिएगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप देख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी मीटर ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए फ्रीक्वेंसी मीटर वह विद्युत मापक प्रणाली है जो एसी सप्लाई की आवृत्ति मापी जाती है ना। फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज होती है। इसका कार्य सिद्धांत क्या है, यह एसी सप्लाई के दोलनों की संख्या प्रति सेकंड को मापता है ना, कितना मतलब एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है सिग्नल, ठीक है, वो हो रहा है। अगर 50 हर्ट्ज है मतलब वो 50 बार एक सेकंड में जो होता है वो 50 हर्ट्ज है, मतलब 50 बार सिग्नल का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका वाइब्रेटिंग टाइप, मूविंग आयरिंग टाइप, डिजिटल फ्रीक्वेंसी टाइप, इसका उपयोग कहाँ, जनरेटर के फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, पावर हाउस सब स्टेशन में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी मीटर कैसे जोड़ा जाता है, तो पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है और ये हमेशा एसी सप्लाई पे काम करती है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा पावर फैक्टर मीटर।
देखिए ये सब है हमारा पावर फैक्टर मीटर, ठीक। ये पावर फैक्टर मीटर आते पहले इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे डीसी अगर रहेगा तो ऐसा होगा, डीसी रहेगा तो ऐसा साइन होगा, एसी रहेगा तो ऐसा होगा। अमीटर, अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या किया, वोल्टेज को मेजर किया। अमीटर क्या किया, तो करंट को मेजर किया। अगर डीसी है तो ऐसा करें और एसी रहेगा तो ऐसे। ओम मीटर क्या किया, ये प्रतिरोध को मेजर किया, ओम का साइन ऐसा है। वॉट मीटर क्या किया, वॉट मीटर पावर को मेजर करता है, ठीक है, पावर को जो है वो मेजर करेगा। हाँ, तो देखिए इसको हम लोग वॉट मीटर के बारे में और भी क्या बोल सकते हैं ना, कि मतलब आपके उपकरण जो आपका जो भी उपकरण आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना बिजली जो है वो खा रहा है, ठीक है। मतलब ये टोटल एक्टिव पावर को दर्शाता है, ठीक है। ये टोटल क्या दिखाता है, तो ये एक्टिव पावर को दिखाता है। एक्टिव पावर मतलब जो भी आपका वास्तविक शक्ति होती है ना उसको ये दिखा रहा है। मतलब कि आपका कोई भी उपकरण, जैसे आप यूज़ कर रहे हो गीज़र, तो गीज़र आपका कितना बिजली खा रहा है, ठीक है, ये इसको बताता है, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी आई कॉस फाइव होता है। तो यही जो कॉस फाइव है ना, यही हमारा पावर फैक्टर मीटर जो है कि कॉस फाइव को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लिए हम लोग कि ये वॉट मीटर हुआ, ये पावर को बताएगा, एक्टिव पावर को बताता है, ठीक है, ध्यान रखना एक्टिव पावर को। फ्रीक्वेंसी मीटर फ्रीक्वेंसी को बताता है। अब ये पावर फैक्टर मीटर, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये जो है ये पावर फैक्टर को दिखाता है। मतलब ये दिखा रहा है ना कि जो भी आप एसी सर्किट यूज़ किए हैं ना, उसमें आपका जो शक्ति है वो शक्ति में से कितना जो है वो वास्तविक काम कर रहा है। मतलब जो भी आपका एक्टिव पावर अभी देखे ना, तो उसमें आपका कितना वास्तविक काम कर रहा है ये बताता है। मतलब कि हम लोग जो वोल्टेज और करंट है ना, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल है ये भी हमारा ये दिखाता है, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर जो है वो दिखाएगा। मतलब पावर फैक्टर का मतलब हुआ, पावर फैक्टर मीटर हुआ कि वी और आई के, मतलब एक्टिव कंपोनेंट में क्या होता है, एक्टिव पावर मतलब वी आई कॉस फाइव होता है। तो कॉस फाइव क्या, ये दोनों के बीच का जितना भी आपका फेज अंतर है वो बताता है, हमारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास यूनिट, मतलब हम लोग जनरली ना 3 टाइप से पावर फैक्टर पढ़ते हैं। पावर फैक्टर का ना मान एक्चुअल में होना चाहिए पावर फैक्टर यूनिटी, ठीक है। अगर यूनिटी है, यूनिटी मतलब एक है, तो वो कैसा है, तो रजिस्टिव लोड है वहाँ पे। रजिस्टिव लोड मतलब लोड, प्रतिरोध, रजिस्टिव लोड है, प्रतिरोध वाला लोड है। जैसे कि आपका हीटर हो गया, हीटर में हीटर जो होता है वो रजिस्टिव लोड होता है। अगर वो दिखा रहा है कि उसमें लैगिंग पीएफ है, लैगिंग पीएफ है मतलब कि करंट जो है वो पीछे जा रहा है इसका, ठीक। करंट पीछे जाना मतलब करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है, ठीक है। करंट का यहाँ पे लैग हो रहा है मतलब पीछे जा रहा है। लेकिन अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो करंट जो होता है वो हमेशा आगे जा रहा है, ठीक है। और करंट लैग किस में करता है, करंट पीछे ही वोल्टेज से किससे जाता है, मतलब ये इंडक्टिव लोड में जाता है, ठीक है। इंडक्टिव लोड मतलब मोटर हो गया, फ़ैन हो गया, ये सब में जो होता है वो। लेकिन अगर ये जो करंट है वो आगे किस में जाता है, तो कैपेसिटिव लोड होता है उसमें जाता है। जैसे कैपेसिटर बैंक हुआ ना उसमें। थोड़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा यहाँ पे आपको नॉइज़ वगैरह ज़्यादा मिलेगा, तो थोड़ा आप लोग प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एनर्जी मीटर। तो इसका आप फिगर याद रखिएगा, ये किलोवाट आवर, ऐसे KWH लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब ये क्या बताएगा कि ये बताएगा कि आप जो भी एसी सर्किट है, जो भी आपका एसी सर्किट है उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन है, मतलब कि जो भी कुल बिजली आप जो कंजम्पशन किए हैं, ठीक है, कुल बिजली को ये मापता है, कुल बिजली आपका वो मापेगा, ठीक है। मतलब जितना भी आपका जो भी घर हुआ, फैक्ट्री हुआ, जितने भी है, जितना मशीन है जो वो कितना बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको ये बिजली को इस्तेमाल कर रहा है उसको ये मेज़र करता है, ठीक है। इसका यूनिट बोलेगा, मतलब एनर्जी मीटर का यूनिट क्या होता है, मतलब इकाई क्या होता है इसका, तो किलो वॉट आवर होता है। किलो वॉट आवर, किलो मतलब 1 किलो वाट। सपोज कीजिए 1 किलो वॉट आवर है, मतलब कैसे, जैसे आप 1000 वॉट का आपके पास कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, वो आप कितने दिन तक, कितना देर तक चला रहे हैं, तो 1 घंटे तक आप चला रहे हैं, तो 1 KWH आपका एनर्जी खपत हुआ। मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट मतलब क्या, 1 किलोवाट का सपोज कीजिए हीटर है आपके पास, ठीक है, हीटर है 1 किलोवाट का हीटर है, वो आप 1 घंटे तक चलाएं, 1 घंटे तक चलाएं तो बिजली आपका कितना हुआ, 1 किलोवाट हुआ, वो किलोवाट हुआ, मतलब 1 KWH बराबर 1 यूनिट हुआ। तो आपका बिजली कितना खर्चा हुआ, 1 यूनिट खर्चा हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे टाइप का मैकेनिकल आता है, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जब एनर्जी मीटर पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। अब मोटर में एक डीसी आता है, एक एसी। अगर डीसी है तो मोटर में अगर डीसी का साइन है तो ऐसा आ जाएगा, और एसी का साइन है तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आज सिंबल का यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है वो फिर से हम सिंबल को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिंबल ढेर सारा है तो आपको पढ़ना है, तो सिंबल पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा चैप्टर्स पढ़ा देते हैं, दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम आपको बता दें। आप इसका फिगर देख लेंगे ना, क्या क्या है, एनर्जी मीटर वगैरह नहीं दिखाए थे, इस सब के बारे में आप देख लीजिए। वोल्ट मीटर हुआ, ये ओम मीटर हुआ, फ्रीक्वेंसी मीटर हुआ, पावर फैक्टर मीटर ऐसा होता है, कॉस फाई, ये जो कॉस फाई है यही हुआ। ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, घर पे आप यूज़ किए होंगे ना, स्मार्ट मीटर जो यूज़ करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एनर्जी मीटर एक विद्युत मापक है जिससे उपभोक्ता द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा को मापती है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। कितने सिंगल फेज घरेलू में यूज़ करते हैं, 3 फेज औद्योगिक में यूज़ करते हैं। ये हो गया।